हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम क्लास 9th के चैप्टर प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला है और कुछ छोटी मोटी डेफिनेशंस हैं। क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है तो ये चैप्टर काफ़ी स्कोरिंग भी हो जाता है, लेकिन फिर भी देखा गया है कि बच्चे अक्सर गलतियां कर बैठते हैं क्योंकि उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाऊंगा, आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को काफ़ी डिटेल में कराऊंगा। तो आइए बच्चों, शुरुआत करते हैं। देखिए, मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से समझाने के लिए यहाँ बोर्ड पर कुछ स्टेटमेंट्स लिखी है दो कैटेगरी में। जो मैंने सबसे पहले यहाँ स्टेटमेंट लिखी है, सबसे पहले इनकी बात कर लेते हैं। देखिए, हमें क्या है कि बिल्कुल बेसिक से चलना है, आपको प्रोबेबिलिटी का मतलब समझ में आना चाहिए, इसीलिए हम बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे। देखिए, मान लो अगर आपके पास कोई एक स्क्वायर है जिसकी साइड आपको 5 सेंटीमीटर दी हुई है और अगर मैं आपसे पूछूं कि एरिया क्या होगा तो आप इजीली बता दोगे कि भाई एरिया होगा साइड का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर, यही होगा। अगर मैं आपसे पूछूं √3 एक रैशनल नंबर है या फिर एक इररेशनल नंबर है, तो आपका आंसर होगा कि भाई √3 एक इररेशनल नंबर है। अगर मैं आपसे पूछूं 30% ऑफ 50 क्या होगा, तो आप इजीली बता दोगे कि भाई 30% ऑफ 50 होगा, ये हो जाएगा 15। तो बच्चों देखो, अगर कोई भी x, y, z आंसर को या फिर कोई भी बच्चा आंसर्स को सही तरीके से कैलकुलेट करेगा तो उसके आंसर्स भी यही आएंगे जो कि यहां पर मेरे आंसर्स आए हैं। क्यों? इसके पीछे देखो एक रीजन है, क्योंकि यहां पर आंसर फिक्स्ड है, यहां पर आंसर सर्टेन है, यहां पर आंसर वेरी नहीं कर सकता। लेकिन बहुत सारी सिचुएशंस, बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हो सकती है जहां पर आंसर में अनसर्टेनिटी होती है। देखिए, यहां पर क्या था, इन तीनों स्टेटमेंट्स में आंसर सर्टेन था, श्योर था। अब हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारी जो कंडीशंस हो सकती है ना जहां पर आंसर अनसर्टेन होता है, तो जरा उनकी भी बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा है ये स्टेटमेंट यहां पर कि इट विल प्रोबेबली रेन टुडे, कि आज बारिश होने की संभावना है, आज बारिश हो सकती है। यानी कि हम श्योर नहीं है कि बारिश होगी या फिर नहीं होगी, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी या फिर आप कह लो चांसेस है कि रेन हो सकती है और रेन नहीं भी हो सकती। ऐसे ही मैंने देखो ये जो सेकंड स्टेटमेंट लिखी है ये पढ़ते हैं, आई डाउट दैट ही विल पास द टेस्ट। मुझे शक है कि वो एग्जाम में पास होगा, यानी कि मुझे शक है, मैं श्योर नहीं हूं कि भाई वो एग्जाम में पास होगा या नहीं होगा। देखिए, एग्जाम में पास होना या ना होना बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि एग्जाम वाले दिन उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, एग्जाम वो देने के लिए गया या फिर नहीं गया, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उन पर हमें नहीं जाना है। तो यहां पर जो स्टेटमेंट लिखी है आई डाउट दैट ही विल पास द टेस्ट, यानी कि हम श्योर नहीं है कि वो पास होगा या फिर नहीं होगा। तो इसीलिए हमारे पास यहां पर यानी कि जो चांसेस है, पॉसिबिलिटी बनती है कि भाई वो पास भी हो सकता है, वो फेल भी हो सकता है, बस यही तो बनती है ना। अब देखो, ये जो मैंने दो स्टेटमेंट लिखी है, स्टेटमेंट्स यहां पर, इन दोनों स्टेटमेंट्स के अलावा भी बहुत सारी कंडीशंस, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हो सकती है जहां पर हमारा आंसर सर्टेन नहीं हो सकता, जहां पर हमारे आंसर में अनसर्टेनिटी होती है। और ऐसी ही कुछ और स्टेटमेंट आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी। तो बच्चों, अब हम जो प्रोबेबिलिटी में है ना, यहाँ क्लास 9th में क्या करने वाले हैं मैं आपको बताता हूँ।
देखो यहाँ क्लास 9th प्रोबेबिलिटी में हम इन्हीं चांसेस को या फिर आप कह लीजिए इन्हीं पॉसिबिलिटी को और इन्हीं अनसर्टेनिटी को, आंसर में जो हमारी अनसर्टेनिटी है, इसको बड़े ध्यान से सुनना, इसको हम न्यूमेरिकली मेजर करने वाले हैं। क्या? न्यूमेरिकली मेजर करने वाले हैं, ये आप ध्यान रखना। प्रोबेबिलिटी में हम क्या करने वाले हैं? न्यूमेरिकली मेजर, इन्हीं चांसेस को, इन्हीं पॉसिबिलिटीज को, इसी अनसर्टेनिटीज को। तो मैं बोल सकता हूं कि जो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला हम आगे पढ़ने वाले हैं वो इन्हीं चांसेस, इन्हीं पॉसिबिलिटी, इन्हीं अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करने का एक तरीका है। बच्चों अब हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस की बात करेंगे ताकि आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने वाला फॉर्मूला अच्छे से समझ में आए। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट की। देखिए एक्सपेरिमेंट है ना, दो तरह के होते हैं। एक तो होता है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट और दूसरा होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। देखिए जो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना, वो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जहां पर रिजल्ट आपको पहले से पता होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं बताऊं आपको, तो देखो अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया जाए तो वाटर बनेगा, तो ये हमारे पास कंफर्म होता है, हमें पहले से पता होता है। ऐसे ही मान लो एक कॉइन है जिसके दोनों साइड ही हेड है, कुछ इस तरीके से, यहाँ पे भी हेड और दूसरी तरफ भी हेड, और जब आप इसको टॉस करोगे तो आपको पहले से ही पता होगा कि हेड ही आएगा, टेल तो आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि टेल तो है ही नहीं। तो ये भी आपके पास एक एग्जाम्पल है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट का, ये भी। अब थर्ड यहां पर जो मैंने एग्जाम्पल लिया है ना, एक मैंने क्या किया, एक बॉक्स कंसीडर किया है और उसमें सारी की सारी लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ही कंसीडर की है, यानी कि एक बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं। तो अब अगर मैं इस बॉक्स में से एक कैंडी को निकालता हूं तो मुझे पता है कि जो निकलने वाली कैंडी होगी वो क्या होगी, लेमन फ्लेवर्ड ही होगी। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि जो मैं एक कैंडी निकाल रहा हूं वो कौन से फ्लेवर की होगी, तो आप बता दोगे कि भाई लेमन फ्लेवर की होगी। तो यहां पर इन एक्सपेरिमेंट्स में हमारे पास रिजल्ट्स पहले से पता थे, हमें पता था कि क्या होने वाला है। लेकिन रैंडम एक्सपेरिमेंट्स बिल्कुल इसके उल्टा होते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट्स वो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जहां पर हमें रिजल्ट का पहले से पता नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक कॉइन को टॉस करूं और आपसे पूछूं कि क्या आएगा, तो आप बता पाओगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कॉइन के एक तरफ तो होता है हेड और दूसरी तरफ होता है टेल। तो चांसेस है कि हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। यहां पर देखो ये वाला कॉइन नहीं है जिसके दोनों तरफ हेड है, ये एक नॉर्मल कॉइन है जिसके एक तरफ हेड होता है और एक तरफ टेल। तो ये तो था ये फर्स्ट एग्जांपल रैंडम एक्सपेरिमेंट का। अब मैंने जो सेकंड एक्सपेरिमेंट लिखा है उसमें लिखा है थ्रोइंग अ डाई। यानी कि देखो, जब अगर मैं किसी डाई को थ्रो करता हूं तो मैं क्या पहले से बता सकता हूं कि भाई क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा? आंसर होगा बिल्कुल नहीं। देखो जब आप डाई को रोल करोगे तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो चांसेस है कि 1 आ जाए, चांसेस है 2 आ जाए, चांसेस है 3 आ जाए, ऐसे ही चांसेस है कि 6 भी आ सकता है। तो मैं यहाँ ये जो मैंने 2 स्टेटमेंट लिखी है ना, यहाँ पर मैं पहले से नहीं बता सकता, पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि रिजल्ट क्या होने वाला है। तो ये जो है एग्जाम्पल्स हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के। अब बच्चों एक चीज ध्यान रखना, आप इस चैप्टर में हम डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स की बात नहीं करेंगे, यानी कि ये एक्सपेरिमेंट्स हमारे लिए काम के नहीं है इस चैप्टर में। सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर में हम रैंडम एक्सपेरिमेंट्स की बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रैंडम एक्सपेरिमेंट्स, यानी कि हम उन एक्सपेरिमेंट्स की बात करेंगे, उन सिचुएशंस की बात करेंगे जहां पर हमें रिजल्ट्स पहले से पता नहीं होंगे। और एक चीज और ध्यान रख लेना आगे के लिए, अगर कहीं इस चैप्टर में ये वर्ड लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंट,
तो इसका मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट ही होगा। तो मैं ये आपको लिखवा भी देता हूं कि आगे अगर कहीं एक्सपेरिमेंट लिखा होगा तो उसका मतलब ऑटोमेटिकली रैंडम एक्सपेरिमेंट ही होगा। तो आई होप आपको डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट और रैंडम एक्सपेरिमेंट में फ़र्क पता चल गया होगा और ये चीज़ भी समझ आ गई होगी कि हम रैंडम एक्सपेरिमेंट्स को ही आगे सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट लिखने वाले, यानी कि कहीं अगर एक्सपेरिमेंट दिखाई दे तो उसका मतलब होगा कि रैंडम एक्सपेरिमेंट की ही बात हो रही है। बच्चों, अब हम कुछ और बेसिक डेफिनेशंस की बात करते हैं, जैसे कि आउटकम्स क्या होते हैं, ट्रायल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम आउटकम्स की बात करते हैं। देखिए, अगर मैं किसी एक एक्सपेरिमेंट की बात करूं, सपोज करो टॉसिंग अ कॉइन की बात करूं, तो इसमें जो भी पॉसिबल रिजल्ट्स होंगे उन्हें आउटकम्स बोला जाएगा। यानी कि अगर मैं आउटकम्स को आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं तो देखो, जब हम टॉस करेंगे किसी कॉइन की तो क्या क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं। देखो, हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, तो यही हमारे पास होंगे आउटकम्स। तो आउटकम्स कुछ भी नहीं है, जो भी पॉसिबल रिजल्ट्स होंगे ना वही होंगे आपके आउटकम्स। अब सेकंड ये मैंने एग्जांपल लिखा है, थ्रोइंग अ डाई। अगर आप किसी डाई को थ्रो करोगे तो देखो क्या क्या आ सकता है, किस किस के आने की पॉसिबिलिटी है, क्या क्या आउटकम्स होंगे, क्या होंगे 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 ये क्या है, आउटकम्स। तो जो भी पॉसिबिलिटी है, जिसके भी आने की पॉसिबिलिटी है ना एक्सपेरिमेंट में, उन्हीं को ही आउटकम्स बोला जाएगा। तो मैं आउटकम्स को बोल सकता हूं कि भाई जो रिजल्ट्स है, जो भी आ सकता है, जिसके आने के चांसेस है, जिसके आने की संभावना है, वही आपके आउटकम्स होंगे। अब बात करते हैं ट्रायल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट कि ट्रायल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट क्या होता है। देखिए, अगर मैं एक एक्सपेरिमेंट टॉसिंग अ कॉइन की बात करूं तो इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए, इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने के लिए, देखिए आपको क्या करना होगा, आपको कॉइन को यहां दोनों उंगलियों के बीच में रखना होगा और उसको हवा में उछालना होगा। यही करना होगा ना आपको इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने के लिए, इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। अब बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात। आपने ये जो एक्शन किया है ना कि भाई दोनों उंगलियों के बीच में सिक्के को रखा और फिर उछाला, इसी एक्शन को ट्रायल बोला जाता है, इसी को ट्रायल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। तो अगर आप एनसीईआरटी की बुक में देखोगे तो आपको देखो डेफिनेशन भी कुछ इसी तरीके की लिखी हुई मिलेगी। ट्रायल क्या होता है, ट्रायल इज एन एक्शन, यानी कि एक क्या है, एक्शन है। यहां पर जैसे मैंने आपको समझाया, एक्शन क्या है कि कॉइन को दोनों उंगलियों के बीच में रखा और उसको उछाल दिया, यही एक्शन है ना। अब ये जो एक्शन किया है आपने, इसकी वजह से कुछ ना कुछ आउटकम्स भी होंगे। जैसे कि टॉस किया आपने कॉइन को, तो क्या आउटकम्स होंगे, हेड या फिर टेल। तो इसीलिए आपकी जो एनसीईआरटी में देखो कितनी अच्छी डेफिनेशन दे रखी है कि ट्रायल इज एन एक्शन विच रिजल्ट्स, यानी कि जिससे क्या आता है, विच रिजल्ट्स इन वन और मोर आउटकम्स, जिसकी वजह से एक या एक से ज्यादा आउटकम्स आते हैं। देखिए, जैसे कि यहां पर 2 आउटकम्स है हमारे पास। तो मेरे हिसाब से आपको ट्रायल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ पता चला होगा, कुछ क्लियरिटी आई होगी। अब है ना, एक छोटा सा क्वेश्चन उठता है कि किसी एक्सपेरिमेंट में कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स हो सकते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि जितनी बार एक्शन परफॉर्म किया जाएगा उतने ही नंबर ऑफ ट्रायल्स होंगे। ये चीज मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझाता हूं। देखो, जैसे कि मैंने लिखा है यहां पर, अ कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स, यानी कि एक सिक्के को 10 बार उछाला गया।
10 बार उछालने का मतलब क्या है, यानी कि आपने इस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए क्या किया है, 10 बार सिक्के को ऐसे रखा और उछाल दिया, यानी कि आपने कितनी बार एक्शन परफॉर्म किया, 10 बार ना। तो इसीलिए इस यहां पे ये जो मैंने लिखे स्टेटमेंट, इसके अंदर नंबर ऑफ ट्रायल्स होंगे, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं, नंबर ऑफ ट्रायल्स होंगे 10। अगर मैं 10 की जगह कर देता हूं 20 टाइम्स, कि किसी कॉइन को 20 टाइम्स उछाला गया, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स भी क्या हो जाएंगे 20। अगर किसी कॉइन को 30 टाइम्स उछाला गया है तो नंबर ऑफ ट्रायल्स भी होंगे 30, यानी कि जितनी बार आपने एक्शन परफॉर्म किया वही होंगे आपके नंबर ऑफ ट्रायल्स। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल, रोलिंग अ डाई 7 टाइम्स। अगर आप किसी डाई को 7 टाइम्स रोल करते हो तो आप क्या करोगे, एक बार आपने हाथों में लिया, डाई को रोल कर दिया, तो दूसरी बार लिया, फिर रोल कर दिया। तो इस तरीके से आपने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए, इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने के लिए कितनी बार एक्शन परफॉर्म किया है, 7 टाइम्स। तो इसीलिए यहां पर नंबर ऑफ ट्रायल्स होंगे बच्चों 7। आई होप आपको आउटकम्स और ट्रायल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम एक दो और डेफिनेशन बची हैं, उनको भी देख लेते हैं। बच्चों अब हम नेक्स्ट इवेंट की डेफिनेशन की बात करते हैं कि इवेंट क्या होता है। देखिए अगर मैं इवेंट की डेफिनेशन की बात करूं तो इवेंट क्या है, इवेंट इज द कलेक्शन ऑफ सम आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, यानी कि एक्सपेरिमेंट में आउटकम्स की कुछ कलेक्शन को ही इवेंट बोला जाता है। देखिए ये चीज आपको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ में आएगी। मान लो हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है, रोलिंग अ डाई। जब आप डाई को रोल करोगे तो क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो हमारे पास नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, 6। अब देखो डेफिनेशन को रेफर करते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है कि जो भी हमारे पास किसी एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स हैं उनकी कुछ कलेक्शन को, यानी कि यहां से हमने कुछ मेंबर्स को उठाया और उनको एक साथ लिख दिया, वही होगा आपका सिंपली इवेंट। तो देखो यहां से कुछ उठाकर हम पहले लिखते हैं। हम क्या करते हैं, 2, 4, 6 को एक साथ लिख देते हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है क्या ये इवेंट होगा। बच्चों बिल्कुल ये इवेंट होगा, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 2, 4, 6 क्या है, कलेक्शन है। किसकी, ये जो आउटकम्स है ना, इसकी कुछ कलेक्शंस लिखी हुई है, यानी कि कुछ हमने यहां से मेंबर्स उठाए और लिख दिए। तो ये क्या है कि कुछ कलेक्शन लिखी हुई है आउटकम्स की, तो ये इवेंट होगा, बिल्कुल होगा ये इवेंट। और अगर मैं इसको देखना चाहूं तो ये साफ साफ दिख रहा है कि 2, 4, 6 इवन नंबर्स है। तो मैं इस इवेंट का नाम भी दे सकता हूं, इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर्स। ये आपको समझ आ गया इवेंट। अभी तो देखो बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, अच्छे से समझ में आएगा बिल्कुल। डेफिनेशन क्या है कि जो आउटकम्स है उसकी कुछ कलेक्शन। इस बार मैंने क्या किया कि कलेक्शन को चेंज कर दिया, 1, 3, 5 कर दिया। तो क्या ये इवेंट होगा, क्या ये इवेंट होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 1, 3, 5 क्या है, कुछ कलेक्शन है ना किसकी, जो हमारे पास आउटकम्स है। और 1, 3, 5 क्या है, देखो सारे के सारे ऑड है ना, तो ये मैं लिख सकता हूं इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर्स। देखो कितना सिंपल है, कितनी सिंपल इवेंट की डेफिनेशन है। बच्चे पूरा पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, इवन फुल मार्क्स भी लेकर आ जाते हैं, लेकिन डेफिनेशन अच्छे से नहीं पता होती। अब देखो मैं 2, 3, 5 की बात करूं, ये क्या है, यहां से हमने कुछ कलेक्शन उठाई और लिख दी, तो क्या ये इवेंट होगी, बिल्कुल होगा भाई, ये भी एक इवेंट होगा। अब देखो 2, 3, 5 क्या है, प्राइम नंबर्स है, तो इवेंट ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर्स। देखो कितनी इजी चीजें हो जाती हैं, प्राइम नंबर्स। अब यहां की कुछ कलेक्शन उठाई हमने और यहां लिख दिया। इस बार हमने क्या किया, 1 और 2 को उठाया, तो क्या ये इवेंट होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि एज पर डेफिनेशन क्या है, ये क्या है, ये क्या है, कलेक्शन है यहां से,
तो ये क्या होगा, इवेंट ऑफ अ नंबर गेटिंग लेस देन 3, 3 से कम जो आने वाले नंबर से हमने इस इवेंट को नाम दे दिया। अब ऐसे ही अगर ये जो मैंने कलेक्शन वर्ड यूज किया ना, इसमें देखो सम, ये क्या कलेक्शन ऑफ सम आउटकम्स है ना, सम डिफाइंड तो है नहीं कि कितने 1 2 3 4 5 6, आप चाहो तो 1 भी कंसिडर कर सकते हो, 2 भी, 3 भी, जितने भी कंसिडर कर सकते हो, बट नंबर ऑफ आउटकम्स से ज़्यादा कंसिडर नहीं कर सकते। तो कलेक्शन में इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, एक मेंबर को ऐड कर रहा हूँ, तो ये क्या है, कलेक्शन है ना। भले ही देखो एज पर डेफिनेशन कलेक्शन होता है कुछ आउटकम्स की, कुछ का मतलब देखो यहां पर कितने आउटकम्स थे, हमने कलेक्शन में जो लिए थे 3 आउटकम्स लिए थे, यहां पर भी 3 लिए थे, यहां पर भी 3 लिए थे, यहां पर 2 लिए थे। हम इस बार क्या कर रहे हैं कि एक ही आउटकम कंसिडर कर रहे हैं, तो क्या ये इवेंट होगा, बिल्कुल होगा। ये भी एक इवेंट होगा, ये भी एक इवेंट होगा, ये भी एक इवेंट होगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये सब के सब क्या है, इवेंट है। अगर आप क्लास 10th में प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे तो जब आउटकम्स में से एक को लिखा जाता है ना, यानी कि कलेक्शन में सिर्फ एक ही आउटकम लिखा जाता है, तो ऐसे इवेंट को हम वहाँ एलिमेंट्री इवेंट्स बोलेंगे। तो ये आप क्लास 10th में पढ़ोगे, बट फिर भी मैंने आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ बता दी है। तो मेरे हिसाब से आपको इवेंट अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक छोटा सा एक एग्जांपल और कर लेते हैं, टॉसिंग अ कॉइन। देखो जब आप कॉइन को टॉस करोगे तो क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, हेड या फिर टेल। तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 2। अब देखो मैंने आपको बताया कि अगर आप एक मेंबर भी आउटकम्स का लिख दोगे तो वो भी क्या होगा, इवेंट ही होगा। तो ये जो मैंने लिखा है ये एक क्या है, इवेंट है। यानी कि जो भी आउटकम्स है उसमें से कुछ उठाकर लिख दोगे। इस बार हमने कुछ में क्या कर रहे हैं, एक आउटकम को उठाकर लिख रहे हैं, तो ये इवेंट होगा, बिल्कुल होगा। ये इवेंट क्या है, गेटिंग हेड। ऐसे ये भी एक इवेंट है, ये एक इवेंट है गेटिंग टेल। तो बच्चों देखो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको इवेंट अच्छी तरह से समझ में आए। अब हम प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो क्लास 9th में आपको प्रोबेबिलिटी पढ़नी है वो एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी पढ़नी है। मीन्स यहाँ पर आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट्स और ओरिजिनल ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड होगी। यानी कि अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल टॉसिंग अ कॉइन 10 टाइम्स, तो आपको एक्चुअली दिया होगा कि भाई 10 टाइम्स टॉस करने के बाद कितनी बार हेड आया है, कितनी बार टेल। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि किसी कॉइन को मैंने 10 टाइम्स टॉस किया तो आपको दिया होगा कि भाई 7 टाइम्स हेड आया है, 3 टाइम्स टेल आया है। ऐसे ही अगर किसी कॉइन को सपोज करो 100 टाइम्स टॉस किया गया होगा तो आपको दिया होगा, यानी कि एक्चुअल रिजल्ट दिया होगा कि फॉर एग्जांपल कि 35 टाइम्स हेड आया है और 65 टाइम्स टेल आया है। ऐसे ही अगर किसी आप ये बोल लो कि डाई को थ्रो किया गया होगा सपोज 50 टाइम्स, तो आपको बोला जाएगा, आपको बताया जाएगा कि भाई कितनी बार 1 आया है, कितनी बार 2 आया है, कितनी बार 3 आया है, कितनी बार 4 आया है, कितनी बार 5 आया, कितनी बार 6 आया है। क्योंकि हमें जो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी पढ़नी है वो एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी है। और मैंने आपको बताया यहाँ पर आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड होगी। इसीलिए आपको हर एक एक्सपेरिमेंट के, हर एक ऑब्जर्वेशंस के एक्चुअल रिजल्ट्स दिए हुए होंगे। अब हम बात करते हैं फाइनली प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन की। देखिए हम जो डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने की, वो एनसीईआरटी की डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को ही स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। देखिए एनसीईआरटी में जो आपको डेफिनेशन दी हुई है वो क्या दी हुई है,
लेट n बी द नंबर ऑफ ट्रायल्स, यानी कि n क्या है कि n टाइम्स जब आपने एक्शन परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने के लिए, तो ये n वही है। देखिए इसीलिए मैंने आपको एक बेसिक डेफिनेशन अच्छी तरह से समझाई थी, ताकि आप डेफिनेशन के अंदर यूज होने वाले हर एक वर्ड को समझ पाओ। देखो अगर आपको बेसिक डेफिनेशन ही नहीं पता होगी तो आप यहीं मार खा जाओगे कि भैया ये है क्या, नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या लिखा है। तो आपको देखो पता चल गया कि नंबर ऑफ ट्रायल्स मतलब जितनी बार हमने एक्शन परफॉर्म किया है। द एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी जो कि लिखी जाएगी P और ब्रैकेट में E, और E क्या होगा, ऑफ एन इवेंट। E क्या होगा भैया, एक इवेंट होगा, ध्यान रख लेना। यानी कि जो एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं उसको ऐसे तो देखो डिनोट किया जाएगा। हम है ना इस डेफिनेशन को ना अच्छी तरीके से ना समझने की कोशिश करते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी को लिखा तो ऐसे जाएगा P ऑफ E, ये इसको डिनोट किया जाएगा ऐसे। P मीन्स प्रोबेबिलिटी, E क्या होगा, E होगा एक इवेंट, ये लिखा ना P ऑफ E, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो E क्या है, एक इवेंट है। आपको मैंने इवेंट भी अच्छी तरीके से समझाया। देखो सारी डेफिनेशंस यहाँ यूज होने वाली है। ये E क्या है, एक इवेंट है। गिवन बाय प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कैसे होगी, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E जो होगी वो होगी न्यूमरेटर में आएगा नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। यानी कि नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड का मतलब कि जिस इवेंट की आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हो वो एक्चुअली कितनी बार आया है वो तो ऊपर होगा, और कितनी बार आपने एक्शन परफॉर्म किया है एक्सपेरिमेंट में वो होगा नीचे, यानी कि वो होगा डिनोमिनेटर में। तो देखो ये तो हो गई आपकी एनसीईआरटी की डेफिनेशन, बट कुछ जगह समझाने के लिए जो डेफिनेशन यूज की जाती है वो भी मैं आपको बता देता हूं क्या की जाती है। लिख दिया जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इवेंट, यानी कि जिसकी आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हो वो कितनी बार आया है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। कुछ लोग क्या करते हैं, डिजायर्ड बाय टोटल, कि आपको ऊपर चाहिए क्या और टोटल है क्या, और इसी चीज को कुछ और लोग फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल इन शॉर्ट बता देते हैं। बट ये आपकी फॉर्मल डेफिनेशन है। क्या है, फॉर्मल डेफिनेशन है, और ये सारी की सारी आपकी इनफॉर्मल डेफिनेशंस है। इनफॉर्मल यानी कि अगर पेपर में आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पूछा जाता है, तो आपको ये लिखना है, ना कि ये, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। देखिए इस फॉर्मूले में ना कुछ है ना ध्यान देने वाली चीजें हैं जो कि मैं आपको बता देता हूं। इसीलिए देखो मैंने यहां पे हेडिंग डाली है पॉइंट्स टू रिमेंबर। जो इवेंट होगा ना उसको हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो यहां पर कैपिटल ई से डिनोट किया गया है। हम चाहे तो इवेंट को E1 से डिनोट कर सकते हैं, E2 से कर सकते हैं जब बहुत ज़्यादा इवेंट्स होते हैं, या फिर कैपिटल F, कैपिटल G, कैपिटल H किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो इवेंट को हमेशा हम कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करेंगे। और दूसरा ये कि जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट होगी ना वो हमेशा किसी इवेंट की होगी। क्या होगी, किसी इवेंट की। यहाँ पे लिखा है ना एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो हमेशा ध्यान रख लेना कि जो प्रोबेबिलिटी होगी ना वो हमेशा कैलकुलेट की जाएगी किसी इवेंट की। तो देखो ये सारी चीजें, ये सारी डेफिनेशन, ये फॉर्मूला, ये एग्जांपल्स आपको तब समझ में आएंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चंस हम बच्चों नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उम्मीद है आपको आज प्रोबेबिलिटी की कुछ बेसिक डेफिनेशंस अच्छे से समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्लास से हम बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से डिटेल्ड एकदम सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।